हैंडआउट जो चैप्टर 1 का मैंने दिया था, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, उसमें अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे टॉपिक, पूरा बेसिक्स वगैरह का डिस्कशन हुआ था। ऑडिटिंग में ये बताया था कि ऑडिटर करता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। व्हाट डज ही डू? ही चेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही टेल्स अस कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, एक बेस। अच्छा, 3 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, फर्स्ट बुक कीपिंग, सेकेंड अकाउंटिंग, थर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे ज्यादा जो झोल कर सकते हैं वो किस लेवल पे है? फर्स्ट लेवल, बुक कीपिंग। अगर आप होने वाले ट्रांजैक्शन को लिखोगे ही नहीं, सिंगल एंट्री में ही नहीं लिखोगे, तो उसका डबल एंट्री कहां से होगा? वो बैलेंस शीट पीएल में कहां से जाएगा? तो ऑडिटर को मेनली क्या चीज समझने पे ज्यादा फोकस देना चाहिए? बुक कीपिंग। What exactly do we mean by bookkeeping? Bookkeeping is the process of recording every transaction, every event that happens in the company on single entry basis. अभी सिंगल एंट्री क्या होता है? अरे सिंगल एंट्री कुछ नहीं, एक बात को लिखना, पेड सैलरी टू स्टाफ 2 लाख रुपया, ये क्या है? सिंगल एंट्री। एंट्री मतलब कि आपने कुछ लिखा है, एंट्री मतलब कि आपने कुछ लिखा है। तो डेबिट क्रेडिट जब कर देते हैं, 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री। वो मत करो, एक लाइन में लिख दो तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल एंट्री। सारी दुनिया सिंगल एंट्री कर रही है, सारी दुनिया सिंगल एंट्री कर रही है। अरे तुम भी तो मेंटली सिंगल एंट्री कर रहा है। देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये होता होगा कि रोज घर में सुबह तुमको कैश मिलता होगा, ठीक है, कि योर मदर वुड हैव गिवन यू कि आज इतना कैश है, फिर अकॉर्डिंगली पूरे दिन भर में तुम्हारा जितना भी ट्यूशन तुम आए गए वो स्पेंड हो गया, एक सर्टेन बैलेंस बचा है, अगले दिन सुबह फिर वो रिफिल हो जाता है। तो तुम भी तो, तुमको डेबिट क्रेडिट करता है क्या? तुम तो डेबिट क्रेडिट नहीं करता कि मेट्रो का पैसा दिया तो कितना होता है, 5-10 रुपया डेबिट टू बैंक क्रेडिट या टू कैश क्रेडिट। वी डोंट डू लाइक दैट। हम लोग सीधा माइंड में रखते हैं, इतना रुपया इसमें लगा, इतना रुपया इसमें लगा, इतना रुपया इसमें लगा, तो एक एक लाइन में बोल रहे हो ना, दैट्स व्हाट सिंगल एंट्री। पूरा दुनिया सिंगल एंट्री कर रहा है। तो बुक कीपिंग मतलब होता है मेनली कि कंपनी में जितने भी इवेंट हुए, ट्रांजैक्शन हुए, आप उसको लिख तो रहे हो ना सिंगल एंट्री में, फिर उसका डबल एंट्री करेंगे ना, डबल एंट्री को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। फिर जब जर्नल लेजर सब तैयार हो गया तो उसको बैलेंस शीट पीएल शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना, एएस लगाना, दैट्स व्हाट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मेन होता है बुक कीपिंग को समझना। बुक कीपिंग हार्ड चीज है, बुक कीपिंग हार्ड चीज है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो एक मामूली मतलब कोचिंग सेंटर हूँ, ठीक, कोचिंग कंपनी। अब जितना भी बड़ा बड़ा फैंसी नाम रख लिया जाए, है तो एंड ऑफ द डे ट्यूशन सेंटर या कोचिंग कंपनी। 11-12 में कोचिंग टीचर होता है, वैसे अभी बड़े लेवल पे है, बस मैग्नीट्यूड बड़ा है, बट है तो इन एसेंस दैट सेम ट्यूशन सेंटर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज तुम मेरे ऑडिट पे आए, तो तुम ऑडिट पे आओगे तो सबसे पहले बुक कीपिंग पे दिमाग लगाओगे। बुक कीपिंग मतलब सबसे पहले यू विल टॉक अबाउट रेवेन्यू, रेवेन्यू की कमाई कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। सिंपल सा है, as an auditor you have got access to every person in the company। तुम किसी से भी बातचीत कर सकता है, किसी से भी पूछताछ कर सकता है कि हाँ कर सकता है। तो क्या होता है कि तुम काउंटर के सामने जाके खड़ा हो जाता है एनरोलमेंट में, रिसेप्शन में, तुम देखते हो एक स्टूडेंट आया अनोनिमस, वो आता है, क्वेरी पूछता है कि ऐसे से बेस्ट टाइम ये वो, फिर वो एनरोलमेंट कराता है। जैसे वो एनरोलमेंट कराता है उसको एक स्लिप मिलता है, स्लिप के ऊपर एक रिसिट नंबर टाइप कुछ लिखा होगा, B7 या 8 ऐसे एक नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर उसके डिटेल्स, रेवेन्यू, सर्विस टैक्स का, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस का पूरा ब्रेकअप, और उसके बाद लास्ट में क्लोज करके साइन। अच्छा, जो भी स्लिप दिया जाएगा किसी स्टूडेंट को, उसका कार्बन कॉपी एक हम लोग के पास रहेगा कि नहीं रहेगा? कार्बन कॉपी रहेगा, मतलब आज तक जितना इशू है सबका कार्बन कॉपी देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एनरोलमेंट क्या होगा, उस दिन के एंड में, मतलब वो दिन खत्म हुआ, उस दिन के एंड में वो जितने भी एनरोलमेंट हुआ उसको एक एक्सेल शीट में लिख लिया जाएगा। जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, जर्नल एंट्री पास नहीं होगा कि बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ना, केवल लिख लिया जाएगा। एक्सेल शीट है, 1 2 3 4 5 6, ये सीरियल कोड नंबर था उसके बिल का, ये सब्जेक्ट था, ये कोड्स था, उसका नाम, ये फोन नंबर, ये। तो एक लाइन में उसका पूरा डिटेल लिखा है ना, ये डबल एंट्री है कि सिंगल एंट्री है? ये सिंगल एंट्री है। ये एनरोलमेंट लिस्ट मुझको मिलेगा, अब फिर मैं उसका डबल एंट्री मारूंगा। अच्छा एक बात बताओ, डबल एंट्री जब मैं मारूंगा एनरोलमेंट लिस्ट का, तो इज इट नेसेसरी कि हर एक स्टूडेंट जो एनरोल कराया है सुबेरे, मतलब मान लो एक दिन में 30 स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ, ठीक है, तो क्या मुझे ज़रूरी है क्या कि मुझे 30 बार
कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स करना पड़ेगा कि एक कंसोलिडेटेड कर सकता हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे में क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि सपोज 30 स्टूडेंट्स खरीद के गया, मतलब एनरोल करके गया, एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे 30 बार जर्नल एंट्री पास करना है उस दिन में, कि एक बार कंसोलिडेटेड एंट्री पास करना है? एक बार करें कि 30 बार करें? क्योंकि नरेशन, नरेशन लिखेंगे कि नहीं? नरेशन में तो लिखना पड़ेगा ना, बीइंग डॉट डॉट डॉट, इस स्टूडेंट से इतना पैसा आया, वो ये सब्जेक्ट के लिए, नरेशन में तो आएगा। तो क्या करें? एक की 30, एक एंट्री इज गुड, 30 की जरूरत नहीं, नरेशन लंबा कर देंगे। अच्छा, कैन आई नॉट चेंज द फॉर्मेट ऑफ नरेशन? अब वो कब से बच्चा बुद्धि चलता रहेगा, बीइंग 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 समथिंग, बीइंग ह्यूमन। नरेशन वैसे लिखना जरूरी थोड़ा ना है। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है आप उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हमको दो, तो मैं सीधा क्या करूंगा, मेरे पास तो एक्सेल में टाइप किया हुआ 29 जन का पूरा डिटेल, मैं सीधा उस जर्नल एंट्री के साथ उसको अटैच कर दूंगा, बात खत्म, हो गया नरेशन। यस और नो? तो एक एंट्री पास कर सकता हूँ, सीधा एक डबल एंट्री कर दिया। और जो एक एक करके लिखा हुआ था इतना सारा, वो क्या था? वो था डिटेल्ड सिंगल एंट्री। समझ रहे हैं बात? तो बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन या इवेंट को बुक्स में किसी भी तरह लाना, कैसे भी लेके आना, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो ऑडिटर ज्यादा माथा किस में लगाता है? बुक कीपिंग प्रोसीजर पे। ये याद आ रहा है? 3 स्टेजेस समझाया। ऑडिटर हर कोई बन सकता है कि केवल प्रैक्टिस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट? प्रैक्टिस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल वही बन सकता है ऑडिटर, और कोई नहीं बन सकता। जैसे क्या होता है, जब मैं सीए बना था, ओके, तो सीए बनने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट के पास एक फॉर्म 2 जमा करना पड़ता है। वो लोग मुझे फिर एक मेंबरशिप नंबर देते हैं। सो आई हैव गॉट अ 6 डिजिट मेंबरशिप नंबर, प्योर नंबर, इसमें अल्फाबेट नहीं होता, ओके। जैसे तुम लोग ईस्टर्न जोन में बैठे हुए हो, तो ईस्टर्न जोन में तुमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, क्या? ERO, फिर 6 नंबर्स होगा, या कितना? 6 नंबर्स ना, ERO 6 नंबर्स। मुझे सिर्फ 6 नंबर्स मिला है, जो मेरा मेंबरशिप नंबर इंडिकेट करता है। मेरे मेंबरशिप नंबर में ENSW ये सब नहीं है, नॉट इंडिकेटिंग द जोन, जस्ट मेंबरशिप नंबर, प्योर नंबर्स, ओके। तो आई गॉट द मेंबरशिप नंबर, ठीक है। नाउ अब अगर सपोज मैं चाहूं कि मुझे तो प्रैक्टिस में जाना है, सपोज कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है, तो मुझे अलग से अब एक फॉर्म 18 जमा करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के पास। क्या जमा करना पड़ेगा? फॉर्म 18 अलग से जमा करना पड़ेगा। अब वो लोग बोलेंगे कि आप अपनी फर्म का क्या नाम रखोगे? मैं कुछ बोल दूंगा सोच के कि मैं अपनी फर्म का नाम ये रखूंगा। अब वो लोग मेरे को अलग से एक और नंबर देगा, दैट इज कॉल्ड फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या? फर्म। मेरे पास मेरा मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब मेरे को अगर मैं फर्म खोलूंगा ना, तो मेरे को फर्म का एक नंबर अलग से मिलेगा, दैट्स कॉल्ड फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा होता है 6 डिजिट्स, फिर लास्ट में E या N या W या S, मतलब ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा होगा 6 डिजिट्स, फिर E मतलब ईस्ट साइड, ठीक है। तो मेंबर नंबर अलग, फर्म नंबर अलग। अब मैं तो COP होल्डर नहीं हूं, मेरे पास तो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेरे पास वो दूसरा वाला नंबर है क्या? नहीं, मेरे पास खाली पहला वाला नंबर है, मेरा मेंबरशिप नंबर। वो फॉर्म अटेस्ट कराने नहीं जाते क्या कहीं पे? इंस्टीट्यूट में जब भी एग्जाम देते हो या घुसते हो तो फॉर्म अटेस्ट करते हो ना। अच्छा, जो फॉर्म अटेस्ट होता है उसमें लिखा था सिग्नेचर, नेम, मेंबरशिप नंबर एंड सील एंड स्टैंप, ऐसा रहता है। मेरे पास कोई सील या स्टैंप नहीं है भाई। सील या स्टैंप तब होता ना जब मैं प्रैक्टिस वाला होता, दे वुड हैव गिवन, आई वुड हैव सम सील और स्टैंप, बट आई डोंट हैव अ सील और स्टैंप। आई सिंपली हैव माय नेम, माय मेंबरशिप नंबर एंड माय सिग्नेचर, ठीक है। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, ये लोग किस फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं? 3 फॉर्मेट। प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब अकेला एक। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म, और एक नया टाइप का पार्टनरशिप आया है ना, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये 3 फॉर्मेट्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कितने फॉर्मेट्स में? ये 3 फॉर्मेट्स में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे किसी CA फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ रही था? ये पूरा क्लियर है, ठीक है। एक ऑडिटर क्या क्या काम करता है? कॉपी में ये हेडिंग दे दिया कि चैप्टर 1, ठीक है। अब
पीछे दिख रहा है रेड। तो ऑडिटर क्या काम करता है? 3 काम करता है। ऑडिटर 3 काम करता है। व्हाट आर द 3 थिंग्स डन बाय द ऑडिटर? नंबर 1, he performs audit procedures. He performs audit procedures. By performing audit procedure, he gets audit evidence. He gets audit evidence. And then last, express opinion. Express opinion on the FS. ये तीनों steps random है कि sequential है? Sequential है. So he sequentially does 3 things. He performs procedures, he gets evidence, and then he expresses opinion. This is what an auditor does. Now, you expect, we expect certain qualities in an auditor. See, an auditor is a professional ना. प्रोफेशनल की पहचान क्या होती है वो आप समझो। अभी तुम मतलब जैसे से आगे बढ़ोगे तुम एक शब्द बहुत सुनोगे, प्रोफेशनल। तुमको लोग बोल के चले जाएंगे यू शुड एक्ट प्रोफेशनली, यू शुड बी अ प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? डिग्री होल्डर होता है वो तो सही है कि या तो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है या वकील है या डॉक्टर है, कुछ है, वो तो ठीक है, वो मेरे को पता है। आगे आ सकता है तुम पीछे बैठेगा, दिखे तुमको? आगे यहाँ पे आ सकता है इस साइड से। ठीक है। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? अरे कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, इवन अ पान वाला कैन बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का पहचान डिग्री नहीं है। प्रोफेशनल का जो पहचान है डिग्री नहीं है। प्रोफेशनल का सबसे तगड़ा पहचान क्या है? सुब्रतो बागची इज वन ऑफ द फेमस बिजनेसमैन। सुब्रतो बागची बंगाली है, माइंड ट्री बोल के कंपनी उसका मालिक है। तो सुब्रतो बागची ने बताया कि प्रोफेशनल की एक ही पहचान है सबसे स्ट्रांग, और वो ये, वो बिना सुपरविजन के काम कर सकता है। वो बिना सुपरविजन के काम कर सकता है। दूसरे लोगों को जब तक डंडा नहीं पड़ेगा वो काम नहीं करेंगे। प्रोफेशनल वो पर्सन होता है जो बिना किसी सुपरविजन के काम कर सकता है। तो इन दैट रिस्पेक्ट आई एम अ प्रोफेशनल, यू आर अ प्रोफेशनल। तुम भी तो कोई बिना डंडा के आके पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, कोई तुमको बैठ के सुपरवाइज कर रहा है दिन रात? नहीं। तो प्रोफेशनल वो पर्सन होता है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिम्मेदारी उठाओगे और अपने आप कर दोगे, उनको टोकना नहीं पड़ेगा, उनको टोकना नहीं पड़ेगा, आप जिम्मेदारी उठाओगे और अपने आप ही कर डालोगे। दैट्स द मार्क ऑफ अ प्रोफेशनल। तो दिस मैन ऑडिटर शुड बी अ प्रोफेशनल। ठीक है। वी द शेयर होल्डर्स, we have appointed him and we expect that he will act professionally. बिना किसी सुपरविजन के, हम लोग तो शेयर होल्डर, हम लोग सुपरवाइज कैसे करेंगे? हम तो कंपनी के बाहर बैठते हैं। हाउ विल वी सुपरवाइज हिम? वी कैन नॉट सुपरवाइज हिम। वी वांट दैट वो अपने आप ही काम करे, अच्छे से काम करे, ऑडिट करके समाप्त करे। सो वी एक्सपेक्ट सर्टन क्वालिटीज फ्रॉम दिस पर्सन। व्हाट आर दे? 9 नीचे टेबल, पेज 1। पेज 1 पर पहला टॉपिक क्या दिख रहा है? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। मिला क्या? ठीक है। अच्छा, तुम नोट करना, टेबल में 9 बॉक्सेस है, नंबरिंग करो ना लेफ्ट साइड में। मिलेगा सबको 9 पॉइंट्स। सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट? 9 पॉइंट्स। व्हाट क्वालिटीज डू यू एक्सपेक्ट इन योर ऑडिटर? 9। सो आंसर है 9 पॉइंट्स। कितने मार्क का आता है ये? 8 मार्क। टॉपिक का जो नाम था ना बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बगल में लिखो ना 8 मार्क्स। अच्छा, मैं तुमको बता देता हूं कि आजकल जितने भी सवाल आते हैं ना वो 4 से 8 के बीच में होते हैं। 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, या फिर सीधा 8 मार्क्स। ठीक है। 4, 5, 6 या 8। 8 से ज़्यादा नहीं होता। पुराने क्वेश्चंस जो आते थे ना वो 10, 12, 16 वैसे भी आता था, पर बहुत साल पहले वो सब बंद हो चुका है। ठीक है। मतलब अभी क्वेश्चंस कितना? 4 to 8। तो मैक्सिमम आपको कितना सोचना है? 8। इधर कितना लिखा है? 9। तो मैं कोई भी 8 अगर एग्जाम में लिख दूंगा चलेगा? चलेगा।
और एक बात है, पढ़ने के पहले मेरे को ये समझना है हाउ डू आई प्रिपेयर इट। तो मैंने बोला होगा कि बुलेट फॉर्म में लिखना, ये बुलेट फॉर्म में है। मैंने बोला होगा कैप्शन डालना, इसमें तो लेफ्ट साइड में कैप्शन ही तो लिखा है, लेफ्ट साइड में जो लिखा है टेबल के वो क्या है, कैप्शन, और राइट साइड में जो लिखा है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन। तो कैप्शन भी डाला हुआ है, बुलेट भी डाला हुआ है, दोनों है कि नहीं, हाँ दोनों है। अब क्या याद रखो, इट इज योर ड्यूटी टू लर्न द कैप्शंस, वो रट्टा चाहिए, उसमें तुम अपना मैथ्स मतलब इंग्लिश मत घुसाना, लेकिन राइट साइड में जो लिखा है वो तुम अपनी जबान में एक्सप्लेन कर सकता है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई अंदर का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू क्लियर? तो तुमको वो कैप्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ एक तो उसमें ऐसे हैं जिसको हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे और वहीं पे ख़त्म, मतलब मैं वहीं पे नोट्स बना दूंगा और वहीं पे बोल दूंगा ये लिख लो वो लिख लो, बात खत्म। और कुछ एक ऐसा है जिसके लिए मुझे बोर्ड वर्क करना पड़ेगा और तुम भी कॉपी में लिखेगा, ठीक है। अच्छा, कॉपी में लिखते वक्त प्लीज़ दो चीज़ याद रखना हमेशा। फर्स्ट, कॉपी में तुम ऐसे लिखना पेज 1 और फिर लिखना चालू करना, इससे क्या तुमको याद है अगर ये पेज 1 का टॉपिक है, ओके। सेकेंड, जिन 9 बॉक्सेस के ऊपर, 9 बॉक्सेस हैं, तो जिनके ऊपर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूं उस बॉक्स के बगल में लिख देना कॉपी, तो तुमको याद आएगा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन वो कॉपी में कराया था, तो कॉपी में जाके देख लोगे, वरना तुमको याद नहीं रहेगा। बस नोट्स ऐसा होना चाहिए ना कि आप 6 महीने बाद उठाओ तो हो जाए, नोट्स वैसा चाहिए। तो अगर कोई बॉक्स पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया तुम उस बॉक्स के बगल में लिख दो कॉपी, जाके कॉपी में देख लेंगे, तुरंत हो गए एकदम ऐसे फटाफट। स्पीड मैटर्स, ठीक है। अंदर तो ये फर्स्ट बॉक्स है मेरा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। पहला बॉक्स क्या लिखा है पढ़ो, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मतलब क्या, ऑनेस्टी। यू एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम योर ऑडिटर, कि उसे कंपनी के अंदर ऑडिट करने पे जो भी पता चला वो सच सच तुमको बता दे, यही तुम चाहोगे ना। तो यू वांट ऑनेस्टी फ्रॉम दिस पर्सन, यू वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए। सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी, ये सेकंड वाला थोड़ा अच्छा है, मतलब देखो इंटेग्रिटी का मतलब तुमको हमेशा याद रहेगा, ईमानदारी। इंडिपेंडेंस का मतलब भी तुम समझते हो, मतलब मैं क्या बोलूँ तुम समझ में आ रहा है। पर ऑब्जेक्टिविटी ऐसा शब्द है ना जिसका क्लैरिटी के साथ मीनिंग याद नहीं रहेगा। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। समझ में आ रही मेरी बात? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट। मैं समझाता हूँ तुमको, सुनो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब डिस्कस कर रहे हैं एक बार। हम लोग ह्यूमन बीइंग, ये भी ह्यूमन बीइंग, ओके। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ना एक ऑटोमेटिक लर्निंग कैपेबिलिटी होता है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक ऑटोमेटिक लर्निंग कैपेबिलिटी होता है। यू नो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वो जानते हैं, वो अपने थोड़ा पढ़ते हैं लोअर लेवल पे। स्टिमुलस, अगर सामने आग जल रहा है तो मैं पीछे ही हटूंगा, मैं उसमें जाके अपना, मेरे को सती नहीं बनना है, ठीक है। यू नो दैट इज स्टिमुलस एंड
रेस्पॉन्स। एक बार अगर हम लोगों के साथ कोई इंसिडेंट या एक्सपीरियंस हो जाए तो हम लोग उसको हमेशा याद रखते हैं, और आगे जब वैसे ही सेम सर्कमस्टांसेस आते हैं तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अच्छा इसमें ऐसे मेरे को रिएक्शन देना है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो उससे क्या है ना, बायसेस और प्रेजुडिसेस बिल्डअप होता है, उसी से होता है। ठीक है, उसी से सारा बायसनेस और प्रेजुडिसेस बिल्टअप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार सपोज अगर एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे दिमाग में तो बैठ गया वो, क्या मैं लूजर, मैं फेल कर गया एग्जाम में। अब क्या होता है, जब जब मैं एग्जाम अपीयर करूंगा मेरे को वो दास्तान याद रहेगी। इसका उल्टा भी सच है, मतलब कि तुम एग्जाम दिया और तुम्हारा रैंक आ गया, तुम टॉप कर गया क्लास में, तो वो भी तुमको याद रहेगा आगे के लिए कि यार अपने तो टॉपर टाइप के हैं, टेंशन क्या है, हम नहीं तो कौन। तो वॉट एवर हैपन्स टू यू, यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट एंड यू बिलीव दैट इट विल गेट रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर। करेक्ट? तो ऑडिटर का भी अपना कुछ प्रेजुडिसेस है। प्रेजुडिसेस क्या मतलब क्या होता है? प्रेजुडिसेस का मतलब होता है ना, हमने एक ऐसा ओपिनियन बना लिया है जिसका कोई सबूत नहीं है। हमने एक ऐसा ओपिनियन बना लिया अपने माइंड में जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम अ मारवाड़ी, ओके, मैं बंगाल में रहता हूँ, बहुत सारे मारवाड़ी हैं जो बंगाल में रहते हैं। ठीक है, बंगाल के अंदर अगर तुम डिकम्पोज करेगा तो तुमको 3 मेन कम्युनिटी निकल के आएगा। नंबर 1 ऑब्वियसली बंगाली, द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ द ओरिजिन। सेकेंड यू विल फाइंड, सेकेंड या थर्ड में बिहारी एंड मारवाड़ी, यही है, ये 3 है। बिहारी इसलिए बिकॉज बगल से तो माइग्रेट करके आते हैं वर्क के लिए, और मारवाड़ी इसलिए बिकॉज लॉन्ग बैक राजस्थान से बहुत सारे मारवाड़ी पूरे वहीं से माइग्रेट करके इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में गए थे, तो उसमें से एक ह्यूज मेजॉरिटी कैलकाटा में आ गया था रहने के लिए। रीज़न ये है कि 100-120 साल पहले कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ऊपर से कैलकाटा की जो लैंग्वेज है बंगाली, वो हिंदी से थोड़ी मेल खाती है इसलिए। हालांकि वो लोग तमिलनाडु भी गए थे। ठीक है, तमिलनाडु में भी एक ऐसा इलाका है जहाँ प्योरली तुमको मारवाड़ी और जैनी मिलेगा। ओके, साहूकारपेट बोलते हैं उसको। तो नाउ द सीन इज कि आई एम अ मारवाड़ी, एंड हम लोग की आदत क्या होती है ना, नॉट मारवाड़ी बट एवरी पर्सन, हम लोग कोई भी चीज़ को जल्दी से मतलब टाइपकास्ट कर देते हैं। टाइपकास्ट करने का मतलब क्या हुआ, सपोज किसी बंगाली से मेरा झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो मेरे मुंह से यही डायलॉग निकलेगा, ये बंगाली लोग होता है ऐसा। नाउ व्हाट हैव आई डन, आई हैव जनरलाइज्ड वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। एक इंसिडेंट हुआ, मैंने उसको क्या किया, जनरलाइज कर दिया। ओके, उल्टा सोचो, वो बंगाली क्या करेगा, वो बोलेगा ये मारू लोग होता है ऐसा है। ठीक है, वही लोग यही बोलते हैं उनका। तो उन्होंने क्या किया, एक इंसिडेंट को जनरलाइज कर दिया। ये सही है, साइंटिफिक है, या ये गलत सोचा? गलत सोचा ना, ऐसा नहीं करना था। हम लोग दोनों को ही ऐसा नहीं करना था। हमने क्या किया, जनरलाइज कर दिया। जबकि रियलिटी में मैं बताऊंगा, मेरे लाइफ में मारवाड़ियों ने जितना मेरे को नुकसान पहुंचाया उतना बंगालियों ने नहीं पहुंचाया। बंगालियों ने नेग्लिजिबल पहुंचाया, बट फिर भी you have that typecast mentality. समझ में? You always associate something with someone. Racism, that's an inborn racism in every one of us. So that's prejudice, that's biasness. एक ऑडिटर के अंदर prejudices या biasness होना चाहिए कि एकदम साइंटिफिक, एकदम साइंटिफिक। मतलब ऑडिटर गया क्लाइंट के ऑफिस में, क्लाइंट ने बड़ी सेवा की, कॉफी हाजिर एकदम, ठीक है, प्रेम से बातचीत करे, अच्छा व्यवहार अंदर की अच्छाई की निशानी होता है, तो ये लोग अच्छे हैं, क्लीन ओपिनियन। ये कोई लॉजिक हुआ? तो ये आदमी को ओपिनियन किसके दम पे देना है, प्रेजुडिसेस के दम पे कि एविडेंस के दम पे? एविडेंस के दम पे। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, मान लो हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए, ऑल ऑफ अस आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक बार मानते हैं, अगर मैं भी सबूत के आधार पे ओपिनियन दे रहा हूं, वो भी सबूत के आधार पे ओपिनियन दे रहा है, वो भी सबूत के आधार पे ओपिनियन दे रहा है, तो हम लोग का ओपिनियन सेम होगा कि अलग अलग? सेम, सेम होगा ना, सबूत के आधार पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पूछूं कि वक्त क्या हो रहा है, तो जैसे मेरे घड़ी में 6:15 के आसपास है, ठीक है, तो अभी हम लोग सब अगर टाइम देखें तो टाइम हम लोग अपने मन से बोलेंगे बाहर काला काला है, तो यार काला काला का तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी। बट अगर हम लोग बोले वक्त क्या हो रहा है, तो सब कोई घड़ी देखेगा, नहीं तो अपना वो क्या नाम है, वो मोबाइल देखेगा। अब तुम सबूत देख रहे हैं ना जाके, तो अगर तुम सबूत देख रहे हैं तो आंसर अलग अलग आएगा सबका, कि सेम आंसर आएगा? सबको वही बोलेंगे 6:15 के आसपास हो रहा है। वो 1-2 मिनट तो घड़ी वड़ी का चक्कर रहता है, नहीं तो सबको एक ही आंसर देंगे ना। सबूत के आधार पे जब आंसर दिया जाता है तो सेम आंसर होता है।
सबूत के आधार पे जब आंसर दिया जाता है तो सेम आंसर होता है। तो अगर हर ऑडिटर जो इस कमरे में बैठा है वो एविडेंस के आधार पे ओपिनियन दे तो उन सबका ओपिनियन अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, सेम आएगा। दैट्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब याद रखना, मैं बिना सबूत के ओपिनियन नहीं देता। एकदम क्लियर है बात। थर्ड, इंडिपेंडेंस। कल ही कोई डाउट पूछ रहा था क्लास के बाद, उसका डाउट ये था कि अगर मान लो कि मैनेजमेंट ऑडिटर को खरीद ले तो हो सकता है। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, पर शेयर होल्डर तो अपना बाहर बैठा है, भीतर कौन बैठा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलता है सुनो, तुम ना बोल दो कि सब कुछ सही है, हम लोग तुमको 4 क्लाइंट का काम और दिला देंगे। एक तरह का रिश्वत हुआ कि नहीं? तुमको 4 काम और दिला देंगे। तो हाँ ठीक है, ओके। तो ये तो डाउट हुआ ना। तो आप ऐसा ऑडिटर चाहते हो जो मैनेजमेंट के झांसे में नहीं आए, हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली, who is not under the influence of management or promoters or board of directors। वैसे बंदे को बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ही शुड नॉट बी अंडर एनीवन्स इन्फ्लुएंस, ही शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट। अब एक सेक्शन फेंक दिया ना मैंने, वो बीच बीच में हम लोग कंपनी लॉ का सेक्शन छिड़कते रहते हैं, ताज़ा रहता है उससे। ठीक है, पिछले दिन सेक्शन 143 147 था, आज क्या आ गया 141। तो 141 बोल के सेक्शन है, उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस बरकरार रखा जाए। एक बात बताओ, मेरे पापा की एक कंपनी है, सपोज मैं प्रैक्टिस वाला सीए हूँ, मान लो एक बार मेरे पापा की एक कंपनी है, क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा? इंडिपेंडेंस तो घुस जाएगा वहां पे। मतलब इतना थोड़ा हिम्मत है कि उसमें जाके बोलें कि गड़बड़ है अकाउंट्स में, तुमको हम पैदा किए, हम तुमको पैदा नहीं किया। तो सेक्शन 141 बोलता है कि आप अपने रिश्तेदारों की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 141 पूरा कोशिश करता है कि मेरा इंडिपेंडेंस इंटैक्ट रहे। करेक्ट है ना? नीचे उसमें नोट्स में आ जाओ भाई, पहला पॉइंट क्या लिखा था? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। अच्छा, कोई स्टूडेंट एग्जाम में ज़्यादा बुद्धि लगा रहा है, मतलब बोलता है पॉइंट नंबर 1 ये, 2 ये, 3 ये, भाई उसको 3 मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक साथ लिखा हुआ है। ओके, तो इसका 3 मार्क्स नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पॉइंट इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। अभी क्लियर है फर्स्ट? ठीक है। सेकंड क्या नाम लिखा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब लिखो कीप सीक्रेट। ये कहावत सुना है, इंफॉर्मेशन इज पावर या नॉलेज इज पावर? नॉलेज इज पावर, ऐसा है कुछ ना। हाँ, ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम लोग के पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो बिना बोले मानेंगे नहीं, बिकॉज इट गिव्स अस अ काइंड ऑफ सुपीरियर फीलिंग। तुमको पता था क्या? पता था, मैं बताया, देख मेरे को मालूम था इस बात। तो ये क्या था? इट गिव्स मी अ सुपीरियोरिटी फीलिंग। तो हमारे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो बोले बिना तो वो रह ही नहीं सकते। अब सोचो जरा यार, अगर कोई बंदा आके किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले रहा है तो वो तो अपनी सारी बातें बताएगा। क्या प्रोफेशनल को वो बातें दूसरों को बतानी चाहिए? नहीं। ठीक है,
ऑब्वियसली नहीं बताना चाहिए। अभी आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को बीमारी है, तो वो तुम तो अपना सारा बात बोल डाले और वो इलाज कर दिया। तुम गए, दूसरा पेशेंट या तीसरा पेशेंट आया, बोला अभी अभी उसका इलाज किया तो उसको ये है, तो देखो मेरा कितना कैपेबिलिटी, तुम्हारा भी कर दूंगा, ठीक है, इलाज। नाउ यार ये तो गलत बात किया तुमको बताया क्यों कि तुम मेरा इलाज करो, इसलिए थोड़ा ना कि तुम पूरा उसका ढिंढोरा बजा के सबको बता दो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ऑडिटर को तो कंपनी का राय रत्ती पता है। ऑडिटर कंपनी में गया, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके सामने, सारे लोग जिनसे वो पूछताछ कर रहा है, 2 महीना रह के गया, तो उसको तो सब मालूम होगा कंपनी के बारे में। क्या करना चाहिए उसको? जाके किसी कॉम्पिटिटर को भेज देना चाहिए। कंपनी के कॉम्पिटिटर के पास जाकर बोलता है उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोल, बस एक बार बोल भाई बोल, ठीक है, इतना पैसा लेंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ही शुड बी कॉन्फिडेंशियल, ही शुड कीप इट सीक्रेट unless he is under a legal obligation to disclose, unless he, मैं लिखा दूंगा ना बस, unless he is under a legal obligation to do so। कल वो याद है हस्बैंड वाइफ प्राइवेट लिमिटेड, अभी 1 करोड़ के ऊपर अगर फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? भाई वो मेरा लीगल जिम्मेदारी है, वहां पे तुम नहीं बोल सकते कीप सीक्रेट, दैट्स माई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड हुआ है तो मैं सीधा दिल्ली चिट्ठी भेजूंगा ADT 4, तो मेरी लीगल जिम्मेदारी है, तब तो मुझे बताना पड़ेगा, तब ये कॉन्फिडेंशियलिटी होल्ड गुड नहीं करेगा। सेकंड बात मेरा सुनो प्लीज, सेकंड बात सुनो। क्लाइंट का कुछ डेटा है जो मैं शेयर करना चाहता हूं दूसरों के साथ, वो ऐसा डेटा है कि उससे क्लाइंट को कोई तकलीफ नहीं होगा। वो ऐसा डेटा है, अरे मारो ना उसको, छोड़ो इधर, क्या बोल रहा था, हाँ, मैं क्लाइंट का कोई ऐसा एक डेटा है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं, पर वो ऐसा डेटा है जिससे क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट ने बोला हाँ ओके ये वाला आप शेयर कर लो, तो फिर ये मैं कर सकता हूं, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट से पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बात सुनो, एनुअल रिपोर्ट सबको जाता है कि नहीं जाता? एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट्स का नंबर रहता है, तो ये वाली ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट खुद पूरे गांव को बता रहा है, तो मैंने बता दिया तो क्या हो गया? इससे क्लाइंट को कोई नुकसान हुआ क्या? तो क्लाइंट से अगर पूछ के मैं कोई इंफॉर्मेशन शेयर करूं तब कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या लिखा है? कीप सीक्रेट। अच्छा, कौन सा 2 केसेस है जब मैं क्लाइंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं? फर्स्ट, जब मैंने उससे पूछ लिया। सेकंड, व्हेन आई एम अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। करेक्ट, अंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा 1-2 कराऊंगा, मेरे बोले बिना कुछ अंडरलाइन मत करना। एक और चीज यार, कई जन का आदत होता है हर पढ़ते हो हर एक लाइन को ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। भाई अगर तुम हर चीज को अंडरलाइन कर देगा तो फायदा क्या है? फिर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? वो तो मैं फिर करके दे दूंगा, मैट में पूरा एक मारूंगा, कंट्रोल यू, एवरीथिंग विल बी अंडरलाइन। तो हर चीज अंडरलाइन मत करो, ठीक है, काम का खाली पढ़ते हैं। द ऑडिटर शुड रेस्पेक्ट द confidentiality of the information acquired in the course of his work and should not disclose any such information to a third party without, अब underline, without specific authority, without specific authority लिखो 1, without specific authority लिखो 1, authority मतलब लिखो तो permission, अथॉरिटी मतलब लिखो परमिशन। तो पहला पॉइंट क्या है? विदाउट स्पेसिफिक परमिशन, मैंने क्लाइंट से पूछ के कर सकता हूं। और अनलेस देयर इज अ अंडरलाइन लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी, लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी लिखो 2, ठीक है। तो ये 2 सूरतों में मैं बता सकता हूं, अदरवाइज मुझे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लीक करने का अधिकार नहीं है। थर्ड बॉक्स, सारा चीज एक तरफ, काबिलियत एक तरफ, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी 2 मूवी आया था क्लैश करता, तो पता नहीं कहां से एक डायलॉग उड़ा था, बड़ा फेमस हुआ, रईस मत बनो काबिल बनो, है ना ऐसा कुछ डायलॉग। सो काबिलियत मीन्स व्हाट? कॉम्पिटेंस। तुम बहुत ही अच्छा है, इंटेग्रिटी वाला है, ये सब है तुम्हारे अंदर, तुम सीक्रेट भी रखता है, तुम आज तक कभी किसी को सीक्रेट बताया नहीं, परंतु तुमको काम ही नहीं आता, तो तुमको ऑडिटर कैसे रखें? मैं तुमको सीधी बात बोलता हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग एन एनालॉजी विद डॉक्टर्स। हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे डॉक्टर से मिलते हैं, कभी अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए, मम्मी पापा के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, कोई कोई डॉक्टर तो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, एंड यू लाइक दैट डॉक्टर, बहुत अच्छे से बिहेव किया।
और एक डॉक्टर होता है जो थोड़ा रूडली या इनडिफरेंटली बिहेव करता है कि उसको कोई फर्क उतना नहीं पड़ता, ओके। लेकिन जो प्रेम से बात करे उसकी दवाई मेरे को नहीं लग रही, समझ लो बात को, मतलब आई एम नॉट गेटिंग क्योर्ड बाय हिज मेडिसिन। और जो रूड वाला है या इनडिफरेंट है उसका दवाई मेरे को सूट कर गया, मैं ठीक हो जाता हूँ। अब मेरे को बात बताओ किसके जाओगे, सेकंड वाले के? बिकॉज प्राइम मोटिव क्या है, ठीक होना कि मीठा मीठा बात सुनना, ठीक होना। तो काम कम्स बिफोर बिहेवियर, कॉम्पिटेंस कम्स बिफोर बिहेवियर। कॉम्पिटेंस, उसको कितना तगड़ा ऑडिट आता है, ठीक है, काम कितना अच्छे से आता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस ऑडिटर को काम ज्यादा अच्छा आता है? कई चीजें मैं बता रहा हूं, लिखो वहीं पे, वो लेफ्ट में खाली जगह है ना, नंबर 1 स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस है। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस के जस्ट नीचे देखो ना, थोड़ा सा खाली जगह है। तो अरे एक बात सुनो, टेबल है, टेबल में लेफ्ट साइड में कैप्शन, और कैप्शन के अलावा इतना खाली जगह होता ही नहीं होता। तो वो लिखने के लिए तो है कि उसमें लिख दो थोड़ा सा, ताकि अंदर उतना रीड मारने में एफर्ट नहीं होगा। लिखो नंबर 1 एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। पता नहीं पर लोगों को एक्सपीरियंस का एक बड़ा होता है, ठीक है। मैं अगर बोलूँगा कि मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गया, ओके, इसका 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, और फिर मैं बोलूँगा मेरे को पढ़ाते हुए 20 साल हो गया, स्टोन एज से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं एक आ जाता है कि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब हो या नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है, पर ऐसा एक होता है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, बहुत पुरानी फर्म है, ये नया फर्म है, तो पुराना फर्म में तो अच्छा आता होगा एक्सपीरियंस। तो दैट्स 1 इंडिकेटर। नंबर 2 क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। अब बीकॉम का डिग्री लेके तो मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता ना, तुमको सीए का पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास खुद ने सीए डिग्री होनी चाहिए कि नहीं, तो ऑडिटर के पास सीए का क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्वालिफिकेशन दैट्स इंपॉर्टेंट। थर्ड, ये दो तो कईयों के पास है, लेकिन तीसरा एक और चीज होता है, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन भाई, मार्केट में आपके नाम का क्या रेपुटेशन है? मार्केट मतलब आप शाहरुख खान नहीं हो कि हर कोई आपको जानता है, ठीक है। रेपुटेशन मीन्स इन योर सर्कल, रेपुटेशन मीन्स इन योर सर्कल। सो इफ यू आर अ सीए फर्म, प्रैक्टिसिंग सीए फर्म, तो आपका नाम कितने लोग जानते हैं, वो वाला रेपुटेशन हुआ। अब मैं बोलूं पीडब्ल्यूसी सब जानता है, ईएवाई, केपीएमजी, डेलॉइट, ये बिग फर्म्स हैं, इनका नाम सब कोई जानता है, तो रेपुटेशन बहुत बड़ा है। छोटा फर्म्स अगर बोलेंगे लाखोटिया एंड एसोसिएट्स, कुछ लोग जानते हैं। तो रेप्यूटेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। 4, हो सकता है कि आपने इस सीए फर्म से पहले कोई काम करवाया हो सकता है कि आपने इस सीए फर्म से पहले कोई काम करवाया, हो सकता है कि नहीं। तो पहले इनसे मैंने कोई काम करवाया था, मेरे को इनका काम बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे से किया था, तो उससे भी तो मेरे को भरोसा होता है कि ये लोग कॉम्पिटेंट है। लिखो प्रीवियस एंगेजमेंट, ओके 1 2 3 3 पॉइंट्स किया हमने, लेट्स रिवाइज। पहला बोलो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? सबूत के आधार पे बोलता है, बिना सबूत के पक पक नहीं बोलता, ठीक है। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेट रखेगा। थर्ड, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। क्लियर है? अच्छा, 4th वाला बॉक्स है ना, मैं उसके ऊपर डायग्राम बनाऊंगा, तो वहां लिखो कॉपी।
ओके हो गया, मैं बोलूँ क्या? नहीं हुआ, ठीक हो गया। एक बात सुनो, कोई भी इंसान अकेला काम कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है यार। आज तुम लोग भी ट्यूशन आ रहे हो, 4 क्लास कर रहे हो, तो इसके पीछे तुम्हारे फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आउट स्टेशन वालों का मैं उतना नहीं बोल सकता, लेकिन जो कैलकाटा के रहने वाले हैं, जिनका खुद का घर है, उनके पीछे तो उनके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। यू गेट ए टोटल सपोर्ट। अब मैं भी आज 4 क्लास लेता हूँ, तो मेरे को भी तो कितना सपोर्ट मिलता है अपने पेरेंट्स से, उनके बिना आई कैन नॉट डू विदाउट। हाउ कैन आई कम हियर अकेला? मैं खुद आऊँगा, अकेला सारा काम करूँगा, ये तो असंभव है। आई नीड हेल्प ऑफ पीपल और नॉट, आई नीड हेल्प। तो इवन दिस मैन ऑडिटर, ही नीड्स हेल्प। कितने लोगों का हेल्प चाहिए, गिन के? 4। अच्छा, चारों के नीचे देखो ऐसे नंबर लिखा है, ऐसे फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो चारों के नीचे ऐसे नंबर दिया हुआ है। अच्छा, इसका खाली अलग से है 220, बाकी सबका तो लाइन से 600, 610, 620। ये आर मतलब क्या? आर मतलब ये नया आया है, रिवाइज बदल दिया लो, बवाल बदला एकदम। खैर अभी नहीं बोलूंगा, बाद में, ठीक है। तो 4 स्टैंडर्ड्स भी इसके ऊपर सोचो। बोलता है ऑडिटर जो है ना, वो इन चारों का वर्क यूज कर सकता है, कर सकता है। किसका वर्क? ऑब्वियसली अपने असिस्टेंट का। सीए फर्म, आज ही बोला ना सीए फर्म, तो सीए फर्म का जो पार्टनर है वो खुद जाएगा के काम करने, कि अपने असिस्टेंट्स को भेजेगा? चलो कोई बात नहीं, आप अपने असिस्टेंट्स को भेज लो, पर कम से कम आप अपने असिस्टेंट के किए हुए काम को एक बार चेक तो करोगे, गो थ्रू तो करोगे, कि बस हाँ असिस्टेंट ने बोला मान लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ही विल रिव्यू द वर्क ऑफ हिज असिस्टेंट्स एंड दैट्स ऑब्वियस। यस और नो? यस। तो आप अपने असिस्टेंट का वर्क यूज कर सकते हो, पर याद रखिए ओपिनियन की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप उनके द्वारा किए हुए काम को रिव्यू जरूर करोगे। ऐसा कौन बोलता है? 220। 220 बोलता है कि असिस्टेंट के किए हुए काम को रिव्यू करना पड़ेगा, 220। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं पहले? ओके। इसके अलावा मुझे इस आदमी की जरूरत है। कौन है ये? ब्रांच ऑडिटर। ये क्या मतलब होता है बता रहा हूं मैं। आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, तुम बहुत बड़ा सीए फर्म है, तुम बहुत बड़ा सीए फर्म है, तुमको आईसीआईसीआई बैंक ऑडिट मिला है। आईसीआईसीआई बैंक का ऑडिट फीस ही 20-25 करोड़ है, तुम्हारा एक ही ऑडिट में निहाल हो जाएगा सब कुछ। तो यू आर अ वेरी बिग ऑडिटर, तुमको आईसीआईसीआई बैंक ऑडिट मिला है। नाउ आईसीआईसीआई बैंक खाली बॉम्बे में हेड ऑफिस है कि पूरे इंडिया में उसका ब्रांचेस है? तो क्या तुम जा के एक एक ब्रांच का ऑडिट करेगा? फिर तो ऑडिट होगा 100 साल बाद, तो तुम नहीं करोगे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने हर ब्रांच के लिए अलग से लोकल ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं, हर ब्रांच के लिए, ठीक है। अरे ब्रांच भी तो अकाउंट्स मेंटेन करता है, ब्रांच अकाउंट्स, ये चैप्टर है सिलेबस में, वो है ना ब्रांच एचपी डिपार्टमेंटल, तो ब्रांच अकाउंट बोल के एक चैप्टर है। हर ब्रांच अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है कि नहीं करता है? तो ब्रांच का अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? ब्रांच ऑडिटर। अब सोचो मैं हूं मेन ऑडिटर, क्या मैं ब्रांच ऑडिटर के किए हुए ऑडिट को जाके वापस री ऑडिट करूंगा क्या? कि मैं उसके द्वारा किए हुए ऑडिट और उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो आई कैन यूज द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर। इससे ऑडिट फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? इससे ऑडिट अपना फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? महा फास्ट हुआ, सुपर फास्ट हुआ, हुआ ना। नेक्स्ट 610, व्हाट इज 610? इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। हम लोग जो है ना, हम लोग को 3 नाम से जाना जाता है, ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। और ये कौन है? हम लोग क्या हुए? एक्सटर्नल ऑडिटर। इंडिपेंडेंट था ना, इंडिपेंडेंट तो बाहर के, एक्सटर्नल ऑडिटर। और ये लोग क्या हुआ? इंटरनल ऑडिटर। अगर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर है जिसने कुछ चेक वेक कर रखा है, तो उसका किया हुआ काम मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। तो उसके ऊपर है 610। काम किसी का भी यूज कर लो, ओपिनियन के लिए यू आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये क्लियर है? काम किसी का भी यूज कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ही रहेगा। चौथा कौन है? एक्सपर्ट। हु इज एन एक्सपर्ट?
ओके, तो मैं बोलूं क्या? लिख लिया? देखो, हम लोग जो सी डिग्री वाले हैं, CA, CS, CMA, हम लोग को एक्सपर्ट नहीं बोलते हैं। जो दूसरे डिग्री वाले हैं उनको एक्सपर्ट बोल रहे हैं। आई नीड हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। वाई आई नीड हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट, मैं बताता हूं तुमको। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑडिट मिला, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट मिला, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ बाजू में है, ठीक है? ये डलहौजी है ना, यहीं पे बगल में कोल इंडिया लिमिटेड का ऑफिस। उनका बिल्डिंग देखोगे ना, पुराना से, ठीक है? 4 बार बिल्डिंग पे लिखा है कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि एक बार से काम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है? कोल, उस बिल्डिंग का नाम है कोल भवन। भवन का नाम भी कौन देता है कोयला भवन पर, ठीक है? कोल भवन। और उसके सामने एक दूसरे गवर्नमेंट कंपनी का बिल्डिंग है, उनका नाम थोड़ा वियर्ड है, बामर लॉरी, ठीक है? दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी अगेन। तो 2 गवर्नमेंट कंपनी आसपास एक दूसरे को निहारता रहता है। हम लोग को कोल इंडिया का ऑडिट मिला, ठीक है? कोल इंडिया का सबसे बड़ा असेट क्या है? कोल माइंस, कोल माइन। कोल माइन के अंदर क्या पड़ा है? कोयला। तो उसकी वैल्यू आपको बैलेंस शीट में लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी। तो कोल इंडिया वालों ने अपने बैलेंस शीट में कोल माइन का वैल्यू लिखा है। कैसे चेक करेगा? नीचे जाके। कैसे चेक करेगा? नीचे चला भी गया तो चेक हो जाएगा क्या? नीचे कोई कोयला मतलब पैकेट में बंद करके MRP का लेबल लगा के रखा हुआ है क्या? वहां तो वो जो कोल है वो रॉक के फॉर्म में अर्थ का पार्ट होके मिक्स्ड है। अब मुझे क्या पता वो कहां तक जा रहा है? मैं जैसे आया, मैं तो ओ कोल है, टच किया, पर ये अंदर कितने तक जा रहा है, हाउ डू आई नो? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कोई इंजीनियर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। बिना उसका वैल्यू कैसे बताओगे? तो कई बार एविडेंस के खातिर हमको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। कैन आई यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट? यस। 620 क्लियर है? तो हम लोग दूसरों का वर्क यूज करते हैं, ये साबित हो गया क्या? ठीक है? 4 नंबर बॉक्स, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, याद रहेगा। अच्छा, 4 बॉक्स पर क्या आ चुका ना, एक बार रिकैप मारे क्या? पहला, तुम देख के भी बोल सकता है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट। तीसरा, काबिलियत, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। एंड 4, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। ये 4 हो गया, साइड 4 हो गया। अब 3 पे फोकस करो, 5, 6, 7, ठीक है? 3 पे फोकस करेंगे, 5, 6, 7 मिटा रहा हूं। पांच नंबर क्या लिखा है? डॉक्यूमेंटेशन। उसके नीचे लिखो वर्क पेपर, ठीक है? मैं बताऊं, बात करूं क्या? ओके, ये तुम लोग जितना भी कोचिंग अटेंड करते हो सब में कॉपी मेंटेन करते हो कि नहीं? ये कॉपी को बोलते हैं वर्क पेपर। अच्छा, कॉपी राइटिंग में कि ऑडियो वीडियो फाइल है? राइटिंग में, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क पेपर। क्यों बना रहे हैं वर्क पेपर? फ्यूचर रेफरेंस। क्यों बना रहे हैं वर्क पेपर? फ्यूचर रेफरेंस। ओके, याद रखना, वर्क पेपर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। वर्क पेपर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सोचो क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो क्या करता है, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके डाल लेता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ इट गेट्स रिकॉर्डेड। तो उसके पास मेरा बोला हुआ काम का रिकॉर्ड है, क्या ये वर्क पेपर है? नहीं। वो ऑडियो वीडियो फाइल जो होता है वर्क पेपर नहीं। वर्क पेपर इज व्हाट? रिटन रिकॉर्ड। तो ऑल द कॉपी नोट्स दैट यू हैव इज व्हाट? रिटन रिकॉर्ड, वर्क पेपर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटर, वो जो भी काम करे, ऑडिटर जो भी काम करे, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो भी एविडेंस गैदर करे, वो उस एविडेंस का एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करे। वो उस एविडेंस का क्या करे? एक रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करे। इतना मोटा फाइल चाहिए लास्ट में, मतलब जब ऑडिट खत्म हो जाएगा तो इतना मोटा फाइल होना चाहिए मेरे हाथ में, ये रहा रिटन रिकॉर्ड, मैंने इतना काम किया है।
मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना सा काम किया है। एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस रिटन रिकॉर्ड ऑडिट फाइल इज कॉल्ड वर्क पेपर। यू नीड इट। छोटा कंपनी होगा एक फाइल, बड़ा कंपनी होगा बहुत सारा फाइल्स, पर बनना चाहिए, ठीक है। वर्क पेपर का फायदा क्या है? पहली बात, कल को अगर कोई भी मुझ पे आरोप लगाएगा कि आपने अपना काम ढंग से नहीं किया, मेरे पास फाइल है, दिखा दूंगा, ये देख फाइल, देख ले फाइल, इतना काम किया है, तो सबूत है कि नहीं मेरे काम का? ये मेरे काम का सबूत है कि मैंने देखो काम किया है। सेकंड, ऑडिटर ना 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। कितने के लिए अपॉइंट होता है आजकल? 5 साल। पहले होता था 1-1 साल के लिए, आजकल होता है 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, फॉर 5 years, ठीक है। तो एक बार मैंने मेहनत कर ली, अगली बार तो आराम है, अरे है कि नहीं है? अगले बार तो आराम है, वही यूज हो जाएगा। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये हम लोग का सीए फर्म है, बड़ा आदमी कोई पार्टनर है, मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। एक पार्टनर जो होता है ना फर्म के अंदर, वो टिपिकली मतलब थोड़ा सा मतलब सीनियर पोजीशन पे होता है, ही इज लाइक 40 समथिंग, ओके। और मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो लोअर एज पे जाते हैं, वो 28 to 30 के बीच में ऑपरेट करते हैं। एंड देन कम्स, उसके भी नीचे एक और होता है जो 25 से 28 के रेंज में होता है, एग्जीक्यूटिव। और फिर उससे नीचे होता है तुम लोग, चिल्लड़ नहीं, आर्टिकल असिस्टेंट, ठीक है। फर्म में सबसे ज्यादा कौन होता है? आर्टिकल असिस्टेंट, बड़ा आर्मी ऑफ आर्टिकल्स एकदम, ओके। वैसे तो अब सपोज क्या है, पार्टनर मेरे को बुला के बोला, सुनो मैं इनसे बात नहीं करूंगा, तुम अपने आप करा लो ऑडिट, तुम ही चेक कर लो इनका काम। पर मैं पार्टनर को बोला, पर आपको पता होगा कि इट इज योर ड्यूटी टू चेक द वर्क डन बाय असिस्टेंट। वो बोला, डोंट टीच मी व्हाट टू डू। जो बोला वो करो। तो अब वो तुम्हारा काम भी नहीं चेक करेगा, तुम्हारा काम कौन चेक करेगा? मैं चेक करूंगा। हु एम आई? ऑडिट मैनेजर। मेरे को ऑडिट मैनेजर बोला जाता है, ठीक है। मेरे पास साइन करने का पावर नहीं है, खाली मैं काम कर सकता हूँ। साइन का पावर एक ही आदमी के पास, ठीक है। तो मैं तुम लोग का काम चेक करना चाहता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं ऑडिट मैनेजर हूँ, तुम आया है, तुम अभी आके हम लोग का फर्म ज्वाइन किया आर्टिकल के लिए, पहली बार ज्वाइन किया, तुमको भी बड़ा जोश है, रहे चलो देखें क्या होता है, काम करने जा रहे हैं, पूरा बोरिया बस्ता लेके एकदम बैग पैक पहन के आ गया। मैं आते तुमको बोला, वो क्लाइंट है बिरला वाला, बगल में बिरला बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत पार्किंग स्पेस अंदर है, किसी को पार्किंग देता नहीं है, उनका अपना पार्किंग है। खैर, बिरला बिल्डिंग सामने ही है, नॉट आदित्य बिरला, दिस इज एमपी बिरला वाला बिल्डिंग, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम बहुत अजीब सा है, केसो राम। आई डोंट नो व्हाट इज केसो, पर कंपनी का नाम क्या है? केसो राम। तो बिरला बिल्डिंग, इसका ऑडिटर एक्चुअली पीडब्ल्यूसी है। तो सोचो हम लोग पीडब्ल्यूसी हैं, बात खत्म, जाओ। तो मैं एक ऑडिट मैनेजर हूँ, तुम आते ही मैं तुमको बोला, जाओ बिरला के ऑडिट पे जाओ। तुम बोलते हैं अभी फर्स्ट डे, मेरे को नहीं मालूम कि क्या करना है, जाके मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है, बट ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ वहाँ पे? वो लोग फिर क्या चेक करना है, नहीं चेक करना है, क्या बोलूँ? मैं बोला, घबराओ मत, यू हैव एकेडमिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पिछले साल का वर्क पेपर है, कहाँ है? तो मैं बोला, लाइब्रेरी में जाओ। बड़े फर्म्स में ना लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी मैंने क्या, एक कमरा होता है, और क्या कमरा है? लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या है, सारे क्लाइंट्स का ना A to Z ऑर्डर में सजा के फाइल रखा हुआ है। तो बिरला किससे आता है? बी फॉर बिरला। तो तुम लाइब्रेरी में गया, बिरला का पिछले साल का पूरा वर्क पेपर था, तुमने देखा 8 मोटा फाइल, बड़ा क्लाइंट है ना लिस्टेड, तो 8 मोटा वर्क पेपर का फाइल है, तुम उठा के लाए पूरा ऐसे, ठीक है, ये रहा ऐसे पूरा एक पहाड़ खड़ा हो गया। मैं बोला, इसको गो थ्रू करो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुमको बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होता कि एक बार में सारा देखना है। सपोज तुम फिक्स्ड एसेट चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट। तो देखो इसमें से ये वाला फिक्स्ड एसेट है, तो खाली ये देख लो, वैसे करो, ठीक है। तो अब हाँ, अब ये तो ठीक है, फिक्स्ड एसेट करना है तो खाली इतना देखना है, ओके। अब तुम मेरे को एक चीज पूछा, तुम बोला इसका सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है क्या? इतना मैं कैसे उठा के ले जाऊं हर जगह? इसका सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए तो मेरे लैपटॉप में रहेगा, मैं पढ़ लूंगा। और दूसरा फायदा, अगर आप सॉफ्ट कॉपी दे दोगे तो वर्क पेपर का जो टेम्पलेट और डिजाइन है वो बना बनाया मिल गया ना, तो उसमें लास्ट ईयर का नंबर डिलीट करके करंट ईयर का नंबर पुट कर सकते हैं, तो आसानी से बनेगा कि नहीं? अरे मेरे बात समझ में आ रहा है? टेम्पलेट मतलब समझता है? तो मतलब पिछले साल का अगर वर्क पेपर बना हुआ है तो तुम उसमें क्या करेगा? बना बनाया रेडीमेड है, खाली चेंजेस ही तो करने पड़ेंगे।
तो तुम मेरे से सॉफ्ट कॉपी मांगा, मैं बोला हाँ ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ द फर्म, आई विल गिव यू सॉफ्ट कॉपी। मैं पेन ड्राइव में डाल के तुमको सॉफ्ट कॉपी दे दिया, तुम अपने लैपटॉप में डाल लिया, तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी है, तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है पिछले साल का। अब तुमको ऑडिट में डर लगेगा क्या? काफी आराम हो गया ना, काफी आराम हो गया ना। तो वर्क पेपर हेल्प्स इन फ्यूचर रेफरेंस, समझ में आया? तो बोलते हैं हर ऑडिटर को वर्क पेपर मेंटेन करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट। ये क्लियर बात है एकदम। आज तुम सोचो ना, इट्स लाइक योर कॉपी ओनली ना। कॉपी में मैं इतना नोट्स दिखा रहा हूं, क्यों? मेरे को मालूम है, क्योंकि एंड में जब पढ़ने बैठोगे ना तो कॉपी तुमको बचाएगा, बुक नहीं बचाएगा। कॉपी देखोगे धड़ाधड़ याद आएगा, क्लास में बोला हुआ, बुक से नहीं होगा, पहली बात। तो फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। दूसरा, मेरे पास भी एक एविडेंस रहता है कि मैंने पढ़ाया था, तो मैं तो लिखा देता हूँ हर चीज़। तो कल अगर बोलेगा कोई ये तो नहीं पढ़ाया था, कॉपी खोल के देख, तो है ना सबूत की तरह। तो वर्क पेपर मस्ट बी देयर। पॉइंट नंबर 5 क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा एक बात सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, तो तुम कैप्शन लिखोगे, करेक्ट? कैप्शन में तुम क्या लिखेगा? डॉक्यूमेंटेशन वर्ड लिखेगा कि वर्क पेपर? ये सब जो मैं लिखा रहा हूं ये तो समझने के लिए, एग्जाम में वो लिखोगे जो यहां लिखा है, तो यू विल राइट व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन। भाई करेक्ट है क्या? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद 6 नंबर क्या है? बोलो, प्लानिंग। प्लान बनाना होगा ना, हम लोग हर चीज का प्लान बनाते हैं, तो इसका प्लान क्यों नहीं बनाएंगे? बनाएंगे एकदम प्लानिंग। SA 300 लिखो, प्लानिंग के नीचे लिखो SA 300 लिख लिया? यार ये प्लान बनाना क्यों जरूरी है? Why do I make my study plan? Why do I make my study plan? हाँ, देखिए क्या बोलो बोल ना भाई, बोल। ये तो बहुत लास्ट में चला गया। नहीं, क्या बोला? इफेक्टिव पढ़ाई का मतलब बताओ थोड़ा और अच्छे से, सही डायरेक्शन में जा रहा है, बताओ। जैसे हम लोग स्टडी प्लान क्यों बनाते हैं? 2-4 चीजें। एक, आई वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल द सब्जेक्ट्स इन माई स्टडी प्लान, ताकि कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं, एक वो एटीट्यूड होता है। सेकेंड, आई वॉन्ट टू डिवोट मोर टाइम टू द सब्जेक्ट जिसमें मैं वीक हूं, ताकि उसको मैं पास होने लायक बना लूं, ठीक है। थर्ड, आई मेक अ स्टडी प्लान बिकॉज उससे टाइम का अंदाजा हो जाता है कि मेरे को कितना टाइम लगेगा, एंड ऑफ द डे मेरे को तो एग्जाम के पहले खत्म करना है ना अपना रिविजन, तो टाइम डेडलाइन के अंदर खत्म हो जाए। तो दीज आर द रीजंस यू मेक योर स्टडी प्लान। वैसे ही इवन एन ऑडिटर हैज टू मेक एन ऑडिट प्लान। यार ऑडिट में तो प्लान को और ज्यादा जरूरत है, मैं बता देता हूं। ऑडिट इज अ हाईली अनस्ट्रक्चर्ड जॉब, ठीक है। एक बात सुनो, तुम आए हो यहाँ पे कोचिंग लेने, यहाँ बहुत सारे कहीं और कोई भी सब्जेक्ट का, तो तुमको मालूम है ना पहले से कि वो टीचर 6 महीने में खत्म करा देगा यहाँ से यहाँ। अगर जाते टीचर बोले देखो खत्म कब होगा आई डोंट नो, तो तुम तो वहीं पे एकदम हिल जाओगे ऐसे, क्योंकि एग्जाम अगर देना है तो एक टाइम में खत्म होना चाहिए। तो अगला आदमी जो सामने खड़ा है वो अपना प्लान पहले बता दिया ना कि मेरा ये 6 महीने में खत्म होगा, तो प्लान गिव्स कंफर्ट कि हाँ एक इतने रेंज में खत्म हो जाएगा। आज क्लाइंट है, क्लाइंट मेरे से पूछेगा कि आप कब तक अपना ऑडिट खत्म कर दोगे, तो मैं बोला कि सुनो 31 मार्च को तो तुम लोग का साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। 31 मार्च के बाद तुम लोग अपना पूरा अकाउंट्स लॉक करके मेरे को दोगे, फिर मैं उस पर काम चालू करूंगा और सबूत वगैरह जुगाड़ करूंगा, तो मुझे टाइम लगेगा 2 महीना। मैं 31 मई को 31 मई आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा, तो क्लाइंट रिलैक्स हो गया ना, हाँ ठीक है 2 महीना लगेगा इसको, तो अब मुझे भी तो प्लान बनाना पड़ेगा कि 2 महीने में मैं खत्म कर पाऊं। समझ में आ रहा है? सो आई नीड टू मेक एन ऑडिट प्लान। छठा पॉइंट क्या है? प्लानिंग। यहां तक क्लियर? 7 में देखो क्या लिखा है? ऑडिट एविडेंस। ये शब्द सुन के आए हुए हैं ना, अब थोड़ा इसको और खींचेंगे, वहीं पे लिख लो, हो जाएगा।
बस। ठीक है यार, एविडेंस की बात तो मैंने ऑब्जेक्टिविटी के वक्त भी बताई थी, है ना। यहां अलग से लिखने का कोई मतलब होगा? तभी तो अलग से लिखा है। अरे मतलब है ना। कैसा एविडेंस चाहिए आपको? आई वॉन्ट सफिशियंट, आई वॉन्ट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। द वर्ड ऑडिट एविडेंस इज ऑलवेज accompanied by two adjectives. वो adjectives क्या क्या है? Sufficient, appropriate. It is always accompanied by two adjectives, sufficient and appropriate. Sufficient मतलब क्या होता है? देखो, quantity. Appropriate मतलब क्या होता है? Quality. उच्चतम क्वांटिटी, उच्चतम क्वालिटी का एविडेंस चाहिए। मतलब आई डोंट वांट अ कच्चा पक्का एविडेंस, आई वांट अ पक्का पक्का एविडेंस। ठीक है, ऐसा एविडेंस आपको चाहिए। इसको हमेशा क्या बोलेंगे? अब बार बार इतना लंबा तो बोला जाएगा नहीं, तो अब आगे से क्या बोला करेंगे? SAAE, फुल फॉर्म सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई बात समझ में आ रहा है? दैट इज पॉइंट नंबर 7। अच्छा, 8 के बगल में 8 नंबर है ना, 8 के बगल में लिखो बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये तो पिछले क्लास का डिस्कशन है। एक ऑडिटर सबसे ज्यादा कौन सी चीज को देखता है? बुक कीपिंग को देखता है। सबसे ज्यादा किसको देखता है बंदा? बुक कीपिंग। आर यू गेटिंग इट? बुक कीपिंग। कि मुझे उनका पूरा बुक कीपिंग सिस्टम तो समझना पड़ेगा, वरना मैं ऑडिट कैसे करूंगा? तो वहां क्या लिखा है? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल मीन्स व्हाट? बुक कीपिंग। ये क्लियर है क्या? अच्छा मेरी बात सुनो। अकाउंटिंग सिस्टम तो तुमको मैंने समझा दिया था पिछले क्लास में। तुम अकाउंटिंग सिस्टम के बगल में लिखो कॉपी। इंटरनल कंट्रोल में आज समझाऊंगा, पूरा डिटेल से विस्तार से बताऊंगा व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। एक्सप्लेन करूंगा, लिखाऊंगा, डायग्राम बनेगा इसका पूरा अच्छे से। समझ में आ रहा है? ये शब्द बहुत बार आएगा। तो मान के चलो शुरू का जो 4 क्लासेस होता है ना ऑडिट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पूरे सब्जेक्ट का ना बेस बता दिया जाता है, और फिर वही सब शब्द जो हैं बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो बेस तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। अभी बार बार वर्ड आ रहा है SAAE एंड इफ आई डोंट नो, या मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा है तो मैं अटक जाऊंगा ना। तो इंटरनल कंट्रोल भी मैं आज समझाऊंगा। लिखो कॉपी। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। लेट मी फिनिश दिस टॉपिक। बहुत लंबा डिस्कशन है। इंटरनल कंट्रोल पे डिस्कशन जाता है 40 मिनट्स 45 मिनट्स का। ठीक है, पर तुमको पढ़ के समझ में आ गया हाँ यार इतना ज़बरदस्त चीज़ हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ। इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली व्हेन यू गो फॉर दैट आर्टिकल। देखो आर्टिकल्स के बारे में कल भी बोला था, फिर दोहरा रहा हूँ। अगर बेस्ट होता है कि दोनों ग्रुप निकालो, ख़त्म करो, फिर सीधा आर्टिकलशिप में घुसो। उससे क्या होता, माथा फ्री हो गया ना। मैं 2 बोझ लेके साथ में तो नहीं चल सकता। एक तरफ ग्रुप 2 निकालना है और दूसरी तरफ आर्टिकलशिप अच्छा करना है। यार एक करो ना अच्छे से, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ गैप ऑफ 3 साल बिटवीन योर इंटर एग्जाम एंड फाइनल। अगर इंटर तुम दे रहे हैं नवंबर 17 में, तो फाइनल देगा नवंबर 2020 में। तो 3 साल का गैप होता है, लंबा चौड़ा। तो तुम सोचो इसमें कितना अच्छा आर्टिकलशिप किया जा सकता है। जगह जगह जाके काम सीखोगे, उसका कीमत है।
रेज्यूम में कल सीवी में लिखना पड़ेगा पास होने के बाद कि मैंने ये काम किया 3 साल में। देखो एक कंपनी अगर आपको 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे लेगी तो वो किसी अनएक्सपीरियंस्ड आदमी को लेना चाहेगी बनस्बत एक्सपीरियंस्ड के, हो ही नहीं सकता। दे विल वांट कि ये आते ही काम चालू करे फाड़ के, वो तभी मुमकिन है जब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, आप काम किए हुए हो, तभी तो हो पाएगा। तो उस वक्त तुम देखिएगा आर्टिकलशिप में तुमको भयानक मजा आएगा अगर एक तो अच्छा फर्म होना चाहिए प्लस तुमको ये बेस एकदम क्लियर है, तब तुम जाते ही महसूस करेगा कि यार जो पढ़ा करते थे ना एकेडमिक्स में वैसे ही हो रहा है। देख लो पूरा वर्क पेपर बनाने बोल रहा है। तुम बिग 4 में जाएगा ना ऑडिट के लिए, बिग 4 वाली फर्म्स, मतलब ये बिग 4 का मतलब होता है वर्ल्ड का टॉप 4 फर्म्स, वर्ल्ड का टॉप 4 ऑडिटिंग फर्म्स, ठीक है। PwC, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, डेलॉइट, तीसरा KPMG का तो फुल फॉर्म भयानक है, क्लेनवेल पीट मार्विक गॉडलर, कोई नहीं बोलता, ठीक है, यू जस्ट से KPMG। और चौथा होता है E&Y, अर्नस्ट एंड यंग, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों, मैं कैलकाटा का हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे चारों में सबसे बेस्ट लगता है अर्नस्ट एंड यंग, कैमैक स्ट्रीट में, ठीक है। और बाकी 3 जो है ना वो सॉल्ट लेक में, मेरे को पता नहीं सॉल्ट लेक से बड़ा एलर्जी है, मतलब बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है। इसे सॉल्ट लेक जाने का मन नहीं करता, सेक्टर 5 कहाँ, तो इतना दूर, तो वो मेरे से नहीं होता। जबकि कैमैक स्ट्रीट बोलो बगल में है, ठीक है। यू नो कैमैक स्ट्रीट ना, कैमैक स्ट्रीट में पैंटालून वाला बिल्डिंग देखा कि 22 कैमैक स्ट्रीट पैंटालून वाला, क्या माल बिल्डिंग एकदम, देखा पूरा कंपाउंड एकदम 3-4 वाइट कलर का पूरा एकदम कैसल जैसा बिल्डिंग बनाया हुआ है, सामने कितना बड़ा पोर्टिको है, जगह है एकदम मस्त एकदम उसके अंदर। तो मेरे को शुरू से एक फैंटेसी था कि काश E&Y में कैलकाटा में होता। मैं 2 बार इंटरव्यू भी देने गया था, सारा दोनों बार रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। पर क्या अच्छा है ना, नहीं हुआ, वो बोलते हैं ना कुछ चीज़ें नहीं होती तो अच्छा ही रहता है, फिर कुछ और हो जाता है, वहाँ होता तो कहाँ ये सब होता, ठीक है। खैर आते हैं वापस मुद्दे पे। तो बड़े फर्म में जब जाओगे तुम देखोगे जो पढ़ा था वो हो रहा है, वर्क पेपर बनाने बोल रहा है, पार्टनर रिव्यू कर रहा है, नहीं तो मैनेजर रिव्यू कर रहा है, दोनों में से कोई एक कर रहा है। देयर इज अ प्लान, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बड़े क्लाइंटेल हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, सैप पे काम करने को मिल रहा है, समझता है तो सैप, नहीं तो छोटे कंपनी में तो टैली मिलेगा, तो टैली करके क्या उखड़ेगा, सैप सीखने को मिलेगा अच्छे से, तो थिंग्स आर नाइस, ओके। तो इंटरनल कंट्रोल जो होता है ना, ये सब जो बड़ा बड़ा फैंसी वर्ड्स है, ये तुमको बड़े कंपनियों में ज़्यादा मिलेगा, छोटे कंपनियों में उतना नहीं मिलेगा इंटरनल कंट्रोल, बड़े कंपनी में बहुत मिलेगा, ओके। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, छोटे कंपनी में ना मोस्ट ऑफ द काम इनफॉर्मली होता है, इनफॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा कंपनी हूँ, मुझे अगर परचेस करना है, ठीक है, मुझे अगर ये बुक छपाना है, ये बुक छपाना है, तो मैं सीधा अपने प्रिंटर को फ़ोन करूंगा, बोलूँगा उमंग भाई ये प्रिंट कर दो, तो वो मेरे को पूरा प्रिंट करके माल भिजवा देंगे। इतना इनफॉर्मल है, क्या इंटरनल कंट्रोल लगा, भरोसे पे चल रहा है पूरा। मैं थोड़ी ना ये सब चीप हरकत करता हूँ कि 3-4 प्रिंटर से कोटेशन मंगाता हूँ, कौन सस्ता दे रहा है, फिर इवैल्यूएट करता हूँ, फिर जाके करता हूँ, क्या बोल रहा है, सारा काम फ़ोन पे होता है। तो डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल? नो, वाई? बिकॉज इट्स अ छोटा बिजनेस। छोटे बिजनेस में उतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होता, बड़े कंपनी में भयानक। टाटा मोटर के बारे में सोचो, एक बात सुनो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान की इंडिया का, आई एम नॉट सेइंग बाहर का। अगर मैं तुमको अमेरिका बोलता, तुम बोलते जनरल मोटर्स। शेवरोले बिकता है ना, किसका है? जनरल मोटर्स का, ठीक है। अगर मैं बोलता कि कोरिया का बताओ, तुम बोलते ह्यूंडई। मैं जापान का बोलता, तुम बोलते टोयोटा। बट मैं वो सब नहीं बोल रहा, हम सिंह इंडिया का अपना सबसे बड़ा कंपनी कौन सा? टाटा मोटर्स। ये लोग पर्सनल व्हीकल्स भी बनाते हैं और कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं ना, ट्रक 90% ट्रक किसका है? टाटा का, ठीक है। तो अभी तुम सोचो, टाटा मोटर अपने गाड़ी का एक एक अंजर पंजर खुद बनाता है कि सप्लायर से खरीदता है? वो लोग तो मेनली चैसिस बनाते हैं, जो बॉडी होता है, और इंजन बनाते हैं। बाकी जो छोटा छोटा सामान है वो खरीदते हैं, जैसे विंडशील्ड, ग्लासेस, विंडोज, अपहोल्स्ट्री, अंदर का वो सीट वगैरह, टायर, स्क्रू, नट, बोल्ट, ब्रेक, एक एक चीज खरीदते हैं,
बाकी मेन बॉडी बनाते हैं। ओके, टाटा मोटर्स का परचेजेस भयानक होता होगा, एक एक गाड़ी में कितना सामान लगता है, भयानक परचेज होगा। तो उनके वहां ऐसा तो नहीं कि रतन टाटा फोन करेगा सप्लायर को, भाई उमंग भेज दो, नहीं। वहां तो पूरा एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जब बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए आपको एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ता है कि नहीं, तो वहां तो प्रॉपर यू विल हैव अ परचेज डिपार्टमेंट। तो फॉर्मल सिस्टम है तो उसमें पक्का कुछ इंटरनल कंट्रोल होगा, देखेंगे क्या है बाद में। लास्ट 9 नंबर पॉइंट के बगल में लिखो ओपिनियन। नौ नंबर पॉइंट के बगल में लिखो ओपिनियन। क्या लिखा है? फुल फॉर्म? अरे फुल फॉर्म नहीं, मेरा मतलब वहां क्या लिखा है? ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। तो तुम एग्जाम में ओपिनियन नहीं लिखेगा, तुम तो क्या लिखेगा? ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, एक कमाल की बात है, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में देखो कितना पॉइंट्स है, 3 मिला क्या? उन 3 पॉइंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, तो अंडरलाइन भी करना चाहिए। हाँ कर रहे हैं। पहला में अंडरलाइन करो अकाउंटिंग पॉलिसीज, दूसरा में अंडरलाइन करो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मिला? थर्ड में अंडरलाइन करो, बोलो बोलो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर। देखो पढ़ के खुद गेस करना आता है ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, यू नो, यही सब। अब थोड़ा बात करें क्या? ओके, देखो सीपीटी में तुमने पढ़ा होगा देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, FAA, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? अरे धीरे 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 भाई, धीरे धीरे सांस लेने दो। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोगों ने पिछले साल फॉलो की थी वही हम लोग हर साल कंसिस्टेंटली लगा रहे हैं, करेक्ट? आप अपना स्टॉक का वैल्यू करते थे फीफो, समझता हो? फीफो करंट ईयर में आपने चेंज करके कर दिया वेटेड एवरेज मेथड, तो स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। पिछले साल आप लोग करते थे रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इस बार बोला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यार फिर तो चेंज हो जाएगा। तो कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया कि नहीं देखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेकंड पॉइंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ कि कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक बार को बात बताऊं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में टैक्स भी तो आएगा भाई, टैक्स भी तो स्टैट्यूट है। बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा कि नहीं? तो ये जितने भी टैक्सेस हैं ये भी तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आप चेक करोगे नहीं करोगे? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। आप ब्रैकेट में लिखो तो इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स। ओके, 3 नंबर क्या है? एडिक्वेट डिस्क्लोजर। होल्ड अ सेकंड, व्हाट इज द FRF? FRF फुल फॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, करेक्ट? अच्छा, FRF में 2 आइटम, पहला, दूसरा। हम लोगों को दुनिया भर के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, किसने बोला हमको डिस्क्लोजर देने? तो वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर के नीचे लिखो शेड्यूल 3 + AS। शेड्यूल 3 + AS मिला क्या? तो बोलता है मुझे ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन देना है तुमको? कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया या नहीं। सेकंड, कंपनी ने सारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरा किया या नहीं। एंड थर्ड, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया। क्लियर एकदम? ये मुझे देखना है। खत्म 9 पॉइंट्स। लेट्स रिकैप। अच्छा, रिकैप 1 2 3 4 का नहीं कराऊंगा, 5 से 9 का। 5 बोलो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन माने वर्क पेपर। 6 बोलो क्या है? प्लानिंग, एक ऑडिट प्लान बनना चाहिए। 7 ऑडिट एविडेंस, SAAE। नंबर 8 अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। ये हुआ 5। अच्छा, टोटल 9 बोलेंगे एक बार? तुम देख के भी बोल सकते हैं, देख के बोल सकते हो। रिदम चाहिए, रिदम। नंबर 1
इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। नंबर 2 कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 3 स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, दिख रहा है तो। नंबर 4 वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, उसका डायग्राम कॉपी में 4 आदमी का वर्क मैं यूज करता हूं। 5 नंबर डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्क पेपर। 6 नंबर प्लानिंग SA 300। 7 नंबर ऑडिट एविडेंस SAAE। 8 नंबर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट 9 नंबर ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। क्लियर है भाई? ये 9 प्रिंसिपल्स क्लियर है? देखो कैप्शन तो रट्टा चाहिए, उसमें जरा सा भी दाएं बाएं मत करना, अंदर का हम लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में। अभी वो क्वेश्चन देखें क्या? तो 4 बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 1 में 3 बार है और क्वेश्चन 2 में 1 बार, चारों बार सेम क्वेश्चन आया है। ओके, मतलब इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट है। उनको लगता है स्टूडेंट कुछ पढ़े ना पढ़े, चैप्टर 1 तो पढ़ के आएगा ना, पूछ लो तो मतलब ऐसा आएगा लॉलीपॉप ले चुस्त है 8 मार्क का आता है। ठीक, आजकल ये कितने का आता है? 8 की 10, 8। अब ये 10 मार्क का नहीं आएगा। ओके, नीचे पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? कहाँ लिखा है? एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स, आई नो दैट। सेकंड, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल, अरे आई नो दैट। थर्ड, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब खाली शुरू का वर्ड चेंज कर ना, एक्सप्लेन, डिस्कस, व्हाट। अब ये लोग बोलते हैं नो, इस बार हम लोग क्रिएटिविटी दिखाएंगे, हेडिंग बदलेंगे, बेसिक प्रिंसिपल के बदले बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्वेश्चन 2, डिस्कस प्रीरिक्विजिट्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी पोजेस्ड बाय एन ऑडिटर। तो अब की बार मोदी सर ने बेसिक प्रिंसिपल्स के बदले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन रिपीट आया। अब एक बात सोच यार, ये 4 क्वेश्चन यहीं देखे तो तत्काल हो गया कि नहीं? यही 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में 4 बार दिया है, 4 पेज लिखा हुआ है। लास्ट में जाके उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे यार ये तो पढ़े नहीं थे, जबकि पढ़ के बैठे थे। तो क्या वो क्वेश्चन बाद में पढ़ेगा? यहीं पे पढ़ लो ना, खत्म हो गया ना तत्काल साथ साथ ही। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक डन। अब आया अपना दूसरा टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन FS। ये टॉपिक का महत्व क्या है? देखो, एज एन ऑडिटर मेरा काम क्या है? FS को चेक करना, FS के अंदर एरर्स को ढूंढना, यही तो मेरा काम है कि FS सही बना है कि नहीं बना है, FS में क्या गलती है नहीं है उसको ढूंढना, यही तो मेरा काम है ना। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि एरर किस चीज की वजह से होता है, तब तक मैं उसको ढूंढ पाऊंगा क्या? तब तक मैं बोल पाऊंगा क्या कि क्या गड़बड़ है? नहीं। तो आई मस्ट नो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। समझ में आ रहा है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। तो इन्होंने बोला देखो 3 प्रकार के एरर होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 नीचे लिखा है सेल्फ रिवीलिंग एरर। सेल्फ रिवीलिंग एरर मतलब वो एरर ऐसा जो खुद मैनेजमेंट के सामने आ गया तो वो लोग ही ठीक कर देंगे, तुमको उसका हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, सस्पेंस अकाउंट, मालूम है ना? ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, सस्पेंस अकाउंट। तो ये तो अपने आप ही सामने आ गया ना कि आपको ढूंढना पड़ा बैठ के। ये तो मैनेजमेंट को पता चल गया उनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, सस्पेंस अकाउंट। तो अब कौन सॉल्व करेगा गुत्थी को? वो लोग कि हम लोग? वो मैनेजमेंट। तो सेल्फ रिवीलिंग एरर की चिंता हमको होगी कि मैनेजमेंट को होगी? बगल में लिखो सेल्फ रिवीलिंग एरर क्या है? ऑडिटर इज नॉट वरीड, कॉमा मैनेजमेंट इज। ऑडिटर इज नॉट वरीड, कॉमा मैनेजमेंट इज। तो इसके बारे में चिंता ऑडिटर को नहीं करना है। कौन चिंता करेगा? मैनेजमेंट, क्योंकि गलती उनको ही पता चल गया तो वही सुधारेंगे ना, सिंपल। सेकंड वाला देखो अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल। मेरे को टेंशन किससे होता है? इंटेंशनल। इंटेंशनल को सर्कल करो यार। इंटेंशनल अगर एरर कोई कर रहा है तो वो एरर हुआ कि फ्रॉड? तो फ्रॉड है। मैनेजमेंट इंटेंशनली बोला नेट प्रॉफिट गिरा दो, ये एरर है कि फ्रॉड है? तो इस पे चिंता करना पड़ेगा। हाँ, भयानक चिंता करना पड़ेगा, ये तो फ्रॉड है। बगल में लिखो फ्रॉड। फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड बहुत जरूरी है चेक करना। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है
एस लिखो, SA240, SA240 मतलब SA240, ठीक है। देखो याद रखना बहुत आसान, देखो फ्रॉड मतलब 420 ही, 420, अब उसका जीरो छोड़ दो, 4 और 2 उल्टा करो, क्या मिला 240। तो भाई फ्रॉड है, तब तो मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा क्या कांड है, ठीक है। ये सब फ्रॉड देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो फ्रॉड, एक होता है मैक्रो फ्रॉड। एम्प्लॉय फ्रॉड कितना करेगा, इतना सा, और मैनेजमेंट कितने का करेगा, इतने का। तो आई एम वरीड अबाउट फ्रॉड। और तीसरा क्या लिखा है, प्रोसीजरल एरर्स, लिखो डैश। इंटरनल कंट्रोल इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। Internal control is not functioning properly. प्रोसीजरल एरर। बस अब यहां से इंटरनल कंट्रोल का पूरा डिस्कशन स्टार्ट। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, उसका पूरा डायग्राम, वो सब कुछ बताऊंगा ब्रेक के बाद।